ओके, सो स्टार्ट हो रहा है ग्रेविटेशन चैप्टर। ग्रेविटेशन बेसिकली क्या होता है? ग्रेविटी एक इमेजिनरी फोर्स होता है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स होती है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट, भले तेरे पास पेन और पेपर कोई रखा है, बुक पड़ी है, या फिर पेन और दो लोग खड़े हैं उनके बीच में, दो गाड़ियाँ हैं उनके बीच में, या फिर कोई भी और चीज़, ठीक है, सबके अंदर ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। ठीक है, अब ग्रेविटेशन फोर्स कहीं कहीं हमको ज़्यादा दिखता है। कब ज़्यादा दिखता है? जैसे हम कोई इस अर्थ के ऊपर एक बॉल को ऐसे नीचे गिराएंगे तो नीचे हमें दिखेगा कि वो नीचे जा रहा है, जबकि दो गाड़ियाँ जो खड़ी है उनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स हमको नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला होता है G m m/r²। ठीक है, जितना ज़्यादा m होगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा। तो देखो, जो अर्थ है इसका मास बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से क्या, फोर्स भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो दिखता है। दो गाड़ियाँ हैं, दो गाड़ियाँ बहुत छोटी है, तो उनका हमको फोर्स दिखता नहीं। तो ये बेसिक एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोल रहा है? ये न्यूटन्स लॉ ये बोलता है फोर्स जो होता है वो इसके प्रोपोर्शनल होता है। जैसे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, फोर्स इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर होता है। इसमें होता है m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। के और जी कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशन। वेक्टर फॉर्म क्या है? ओके, वेक्टर फॉर्म क्या है कि फोर्स जो है वो ऐसे आ जाएगा, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर तो आ ही जाएगा। अब आर जो होगा यूनिट वेक्टर, आर जो होगा वो क्या होगा, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो उसको। ठीक है, उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई, उस डायरेक्शन का जो वेक्टर होगा, R1 R2 R12, जैसे ये है दो पार्टिकल है, ये M1 है, ये M2 है। ठीक है, तो जो होगा R12 वेक्टर, तो उसी डायरेक्शन में हो जाएगा F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन ER। ठीक है, फॉर्मूला देख लीजिए, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं? यूनिट वेक्टर इज इक्वल वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड जो ऐसे करेगी, देख, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड कितना होगा, आर वेक्टर कितना हो जाएगा, आर वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, तो इससे इसको इधर रिप्लेस कर, तो कितना आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, आर वेक्टर ये आ गया, और आर नीचे मल्टीप्लाई कर दे एक और बार, आर स्क्वायर था आर क्यूब हो गया, तो ऐसा आता है ये। ठीक है, और नेगेटिव क्या दिखा रहा है? हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स है, इसीलिए द डायरेक्शन इज F12 इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ F21, तो इसीलिए हमेशा ऑपोजिट होगा। ठीक है, जो मतलब बेसिकली ये जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, जैसे F12 ये इस तरफ लगेगा और ये वाला ये इस तरफ लगेगा, दोनों फोर्स सेम होंगे, तो ये F1 है तो ये F2 है, तो F1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ F2, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन है, उल्टी डायरेक्शन है। क्या, वेक्टर फॉर्म, वरना बेसिकली दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही लगता है। F12 F21 ये देख लें। ठीक है, F12 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21, ये सब चीज़ें। ओके, यूनिवर्सल कांस्टेंट जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये देख लेंगे। ओके, सी जी के अंदर क्या है, ये सब चीज़ें क्या है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या बोलता है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक बोलता है ग्रेविटेशन फील्ड। जैसे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वैसे ही ग्रेविटेशन फील्ड होती है। ठीक है, तो ग्रेविटेशन फील्ड क्या होता है? ग्रेविटेशन फील्ड इन द स्पेस अक्रॉस अ मास असेंबली इज मास इन द ग्रेविटेशन फोर्स। ओके, तो क्या होगा कि एक ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसका क्या होगा, एक ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, मतलब उसके इतने इतने एरिया के अंदर कहीं पर कहीं भी कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो क्या उसको खींच लेगा, दैट इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। बेसिकली जैसे ये मास m है, इसके अराउंड क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड बना हुआ ये वाला। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन m। ठीक है, और याद हो तो इसका ई का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसका होता है फोर्स अपॉन क्यू नॉट। याद होगा, ऐसे रिलेट करना है अपने। ठीक है, ओके, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का अपन ये डायमेंशन कैसे निकालेंगे? अपने को पता है फोर्स अपन मास होता है, फोर्स का क्या होता है, के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन के जी कैंसिल हो गया, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड क्या होता है, m0 L1 T-2 आगे। ठीक, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वगैरह ये सब आ गया। उसके बाद ये क्या बोल रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पार्टिकल, एक पार्टिकल की वजह से क्या है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो ये देखो, इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का ये दे रखा G m/r²। फोर्स एक पार्टिकल है, देखो कैसे निकालेंगे हम एक पार्टिकल का, एक पार्टिकल है जिसका मास है m इज इक्वल टू 1 यूनिट है। ठीक है, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला कितना होता है, फोर्स अपन मास, सिंपल इतना फॉर्मूला होता है। अब फोर्स कितना दे रखा है, फोर्स इसका दे रखा है, अब कोई दूसरा पार्टिकल है, एक और ये पार्टिकल है ये, तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना आ जाएगा, फोर्स हो जाएगा m/r², G m m/r² होता है। तो इसको इसकी जगह पुट करो, G m m
नीचे क्या है इंटेंसिटी का फॉर्मूला कि दिस अपॉन एम होता है, फोर्स अपॉन एम, तो एम से एम कैंसिल हो गया, तो फॉर्मूला कितना हो गया जी एम अपॉन आर स्क्वायर। मतलब किसी भी चीज़ का इंटेंसिटी जो होता है उसका फॉर्मूला ये होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये याद रखना। ये ईजी फॉर्मूला है, हमेशा याद रहेगा, ठीक है। ओके, नाउ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्फेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ओके, ये हमें याद रखना है बेसिकली, इसका कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं पूछेगा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूलेज होता है, क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। इसमें क्या बोलता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द स्फीयर। ओके, अगर हमारे पास एक स्फीयर, ये ऐसा स्फीयर है हमारा, इस स्फीयर के अंदर क्या है, बोला है कि भाई इस स्फीयर का रेडियस मान लो आर है, ठीक है, स्फीयर का रेडियस आर, ये रहा रेडियस आर इसका, ठीक है। तो अगर कोई भी पॉइंट है, जैसे ये यहाँ का पॉइंट है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, मान लो ये पूरा डिस्टेंस इसके सेंटर से लेकर ये यहाँ तक आर, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर आर इज़ ग्रेटर देन आर है, मतलब जो कैपिटल आर है से बड़ा है ना ये वाला आर, छोटा वाला आर, तो ऐसा होगा। तो उस केस के अंदर क्या होगा, जब आर इज़ ग्रेटर देन आर, तब क्या होगा, यहाँ पर इंटेंसिटी किस, उसकी इंटेंसिटी कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो वो इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, जी एम अपॉन आर स्क्वायर से, सिंपल, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, ठीक है। और ये माइनस आर कैप क्या है, बेसिकली उसकी इंटेंसिटी हमेशा अट्रैक्टिव होता है, ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, तो ये अट्रैक्टिव है और इस डायरेक्शन के अंदर, आर वेक्टर के इस डायरेक्शन के अंदर है, तो नेगेटिव डायरेक्शन की, इसलिए बोल रहा है, ठीक है। अब जब आर इज़ इक्वल्स टू आर है, मतलब बेसिकली ये पॉइंट जो है यहाँ पर आ गया, बेसिकली जो स्मॉल आर है इक्वल्स टू आर आ गया, तब क्या होगा, तो वहाँ हो जाएगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर, नीचे आर स्क्वायर आ गया। अच्छा, अब अगर इनसाइड हमें निकालना है, अगर हमको ये, अगर अब ये जो स्पेयर है, स्पेयर के अंदर हमको निकालना है यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर, तो आर ये वाला हो जाएगा उस समय, तो बेसिकली आर क्या होगा, आर इज़ लेस देन आर हो गया, ये हो गया ना। तो उस केस के अंदर क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, उसमें क्या होगा, जी एम डैश अपॉन आर स्क्वायर। ओके, एम डैश क्या है, बेसिकली एम डैश बेसिकली ये है कि ये जो सर्कल है, इस पॉइंट को लेके जो सर्कल बन रहा है ये वाला, तो इस पेयर का मास कितना है, इस पेयर का मास है एम डैश, समझ गया, इस पेयर का मास है एम डैश, ठीक है। ये एम डैश हम कैसे निकालेंगे, देखो हमें पता है कि ये है, ये स्पेयर है और एक भी ये स्पेयर, ठीक है, इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है। अब दोनों का हमको पता है डेंसिटी सेम है, डेंसिटी ऑफ फर्स्ट इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सेकंड, ठीक, डेंसिटी कितना होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, इसका डेंसिटी कितना है, बड़े वाले का, चल बड़े वाले का ले लेते हैं, कैपिटल एम अपॉन, क्या लेंगे, कैपिटल एम अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू, आर कौन सा, कैपिटल बड़ा वाला आर, ठीक है। अंदर वाले का आर टू का कितना होगा, एम डैश अपॉन 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 ये पाई ये सब कैंसिल हो गया, तो कितना बन गया, एम बाई आर क्यू इज इक्वल्स टू एम डैश बाई आर क्यू, ये, ठीक है। ओके, अब हमें क्या निकालना है, एम डैश की वैल्यू निकालना है, तो एम डैश की वैल्यू कितनी हो गई, एम डैश की वैल्यू हो गई एम आर क्यू बाय आर क्यू, ये होता है एम डैश, ठीक है। तो ये इसके अंदर हम पुट कर सकते हैं, ठीक है, ये एम डैश की वैल्यू हम इसके अंदर पुट करेंगे। अब एम डैश की वैल्यू पुट करो, क्या था, इंटेंसिटी मेरी आई थी जी एम डैश अपॉन आर स्क्वायर आया था, ठीक है। अब एम इसकी जगह पुट करो, ये वाली वैल्यू क्या था हमारा, ये आएगा, इसको पुट करो, तो जी बाय आर स्क्वायर एम आर क्यू बाय आर क्यू, ठीक है, ये आ गया। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, दो है तो ये ऊपर एक बचेगा, तो अच्छा फॉर्मूला क्या बनेगा, जी एम आर अपॉन आर क्यू, बेसिकली ये फॉर्मूला बचता है, जी एम आर अपॉन आर, ये फॉर्मूला, ठीक है, इसको याद रखना फॉर्मूले को। ओके, नाउ ये इसका समरी है, बेसिकली आउटसाइड क्या होगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, सरफेस को जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम आर अपॉन आर क्यूब, ये तीनों फॉर्मूला है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, नाउ इसने बोला सेंटर के ऊपर क्या होगा, सेंटर के ऊपर क्या होगा भाई, सेंटर के ऊपर बेसिकली सिंपल ही है कि सेंटर के ऊपर आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेंटर के ऊपर आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये 0 हो जाएगा पूरा, तो इंटेंसिटी सेंटर के ऊपर 0 हो जाएगी, ठीक है। ओके, नाउ हाँ, हम ये चीज़ देखते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ये सर्कल है, ठीक है, इसके अंदर ये ऐसे ये ऐसे हम इसको ग्राफ ऐसे बनाते हैं सर्कल, बाहर क्या है, बाहर इंटेंसिटी क्या है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, मतलब आर कि अगर मैं इंटेंसिटी वर्सेस में आर का ग्राफ बनाऊँ, तो बाहर क्या है, इस वाले सरफेस के ऊपर
इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर है और नेगेटिव के अंदर है, तो इसका ग्राफ बनेगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद जब हम सरफेस के ऊपर तो एक फिक्स ही है यहाँ पर, और इनसाइड कितनी है, अंदर है जी एम आर अपॉन आर की, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। ये नेगेटिव में इसीलिए नीचे की तरफ बन रहा है, ठीक है। और ये बन गया, और सेंटर में कितनी 0, तो इसका ग्राफ ये बनता है, ठीक है। ये ग्राफ याद रखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इससे सब समझ आ जाएगा। देखो इससे देखो ये पता चल जाएगा इंटेंसिटी मैक्सिमम कितनी है, मैक्सिमम इंटेंसिटी यहाँ पर है, मिनिमम इंटेंसिटी यहाँ पर, ये इंटेंसिटी है ना, ये देखो इंटेंसिटी, ठीक है। ये इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी इस एक्सिस के ऊपर इंटेंसिटी है, तो इंटेंसिटी यहाँ पर मिनिमम है, यहाँ पर मैक्सिमम है, ठीक है। यहाँ पर इस सर्कल के अंदर क्या है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, बाहर क्या है, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ऐसे करके। अच्छा, अब हमने क्या सॉलिड स्फीयर का हमने देख लिया, ये सॉलिड है पूरा, तब देख लिया। अब हम शेल का देखेंगे, मतलब अंदर पूरा खाली है, तब क्या होगा, अंदर पूरा खाली है तो सेम, अंदर पूरा खाली है तो जैसे ये देखो ये पूरा अंदर से खाली है, तो आई इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, पहले तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर सेम फॉर्मूला, ठीक है। सरफेस पे जी एम बाई आर स्क्वायर सेम। अच्छा, इनसाइड में व्हेन आर इज लेस देन, अच्छा आर इज लेस देन होगा तो क्या होगा, मतलब जैसे इस पॉइंट के ऊपर अगर मुझे निकालना, तो अगर मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट के ऊपर मैं देखूँगा कि इसके अंदर मास कितना है, बेसिकली इसके अंदर मास कोई है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा, हमारा फॉर्मूला क्या था, जी एम डैश अपॉन आर, वो आता था आर स्क्वायर, तो एम डैश अंदर कुछ है ही नहीं तो ये 0 हो गया, तो बेसिकली क्या हो गया, यहाँ पर आई इंटेंसिटी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो वो जो ग्राफ था शेल के लिए कैसा हो जाएगा, शेल के लिए सिर्फ इतना हो जाएगा, यस सिर्फ इतना, उसके बाद ये 0 हो गई, यहाँ पे 0 है ये पूरा, ठीक है। ऐसे है ये ग्राफ, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हम हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी हर जगह लेते हैं, जी वो क्या है बेसिकली, ठीक है, उसको हमें देखना। तो अच्छा, ग्रेविटी क्या होता है, न्यूटन का लॉ, ये सब चीज़ देखो देखने की जरूरत, ये फॉर्मूला हमने देख लिया, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला देख, हमें पता है कि एफ क्या है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, इतना पता चल गया, ओके। और हमें एक पता है कि एक ऑब्जेक्ट की वजह से एम ए फोर्स लगता है, ठीक है, तो एफ इन दोनों को इक्वल कर दे, ग्रेविटेशन फोर्सेस होता है, तो एम और ए कट गया, तो फिर बचा क्या, ए की वैल्यू कितनी है, इतनी, तो ए इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर, ए की वैल्यू जी एम अपॉन आर, समझिए। तो ये अब जी एम अपॉन आर स्क्वायर अगर मैं अर्थ के लिए लूँगा, अर्थ के लिए जी की वैल्यू पता है, मास होता है अर्थ पता है, रेडियस होता है अर्थ पता है, तो इसकी वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकंड, ये होता है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसका वेरिएशन क्या होगा, अच्छा एल्टीट्यूड के ऊपर, एल्टीट्यूड किसी हाइट के ऊपर अगर हम जाते हैं, किसी हाइट के ऊपर अगर मैं जाऊँगा, ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कैसे, अब देखो इसको या तो हम पूरा ऐसे निकाल सकते हैं, क्या है, जी एच इज़ इक्वल्स टू यहाँ पर ओके। अब इसको कैसे निकाला है, इसको पहले मैं निकाल के बता देता हूँ कैसे निकाला गया, फिर मैं इसको समझा दूँगा क्या। ओके, कोई एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, जी इज इक्वल्स टू, अभी मैंने बताया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, इस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट 1 के ऊपर जी एम अपॉन आर स्क्वायर, इतना, ठीक है। यहाँ ये क्या है, आर, ये सॉरी ये मान लें आर स्क्वायर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये अर्थ है मेरा, रेडियस इसका। अच्छा, अगर मैंने इसको किसी और हाइट पे लेके चला, यहाँ तक लेके, जिसकी इसकी हाइट है, तो फिर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जी एम अपॉन, अब रेडियस कितना, मास तो सेम ही रहा, लेकिन रेडियस कितना हो गया, मतलब जो आर है, आर बेसिकली क्या हो गया, बेसिकली ये डिस्टेंस हो गया, ठीक है, तो आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो गया, तो ए वन इतना था, ए टू इतना था, अब इन दोनों का मैं प्रोपोर्शन करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, तो ए वन अपॉन ए टू कितना होगा, जी एम कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, तो ए वन अपॉन ए टू की वैल्यू होगी कितनी, आर प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, समझिए, आर प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, ए वन अपॉन ए टू की वैल्यू, ओके। अब हमें ये पता है कि ये देखो ए वन अपॉन ए टू की वैल्यू इतनी आ गई, तो अब मैं इसको पहले ये करता हूँ, आर अपॉन आर प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, ठीक है, आर अपॉन आर कितना हो गया, 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। अच्छा, 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर क्या हो गया, 1 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 2 एच आर
ये हो गया ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मैंने खोला है, ठीक है, ऐसे करके। ओके, तो अभी ये हो गया A1/A2 की वैल्यू, ठीक है। अभी क्या है कि सिंस ये जो है h जो है वो बहुत स्मॉल है, h इज़ वेरी वेरी लेस देन r, मतलब h बहुत स्मॉल है ना, तो ये अगर बहुत स्मॉल है तो फिर बेसिकली h/r की जो वैल्यू होगी वो 1 के बराबर हो जाएगी, ठीक है, इज नियरली इक्वल टू, ऐसा ये हो जाता है ये 1। ओके, ये नेगेटिव में, ओके ये उल्टा है, इसको सॉल्व करेंगे ना, ये ऊपर नीचे की तरफ था, इससे से कैंसिल होगा, तो ये ऐसी वैल्यू आ जाएगी, जी एच इज इक्वल टू, जी एच का फॉर्मूला जो होगा वो ऐसा ये आ जाएगा, ये फॉर्मूला याद रखना हमेशा, जी एच इज इक्वल टू G1 - 2h/r, रेडियस ऑफ द अर्थ है इसमें r, ठीक है। तो h क्या है, कितने हाइट पर हम ले गए हैं उसको, ठीक है, इसको g क्या है, G10 है, तो हमेशा वेरिएशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है बेस ऑन हाइट वो ऐसे होता है, ठीक है। और ये फॉर्मूला हम कब तक यूज़ कर सकते हैं, जब तक हाइट 320 किलोमीटर के अंदर अगर बोला कि 320 किलोमीटर के अंदर है तो हम यूज़ करेंगे। ग्रेटर देन अगर हम कर रहे हैं, इफ़ द हाइट इज़ ग्रेटर देन, तब हम मतलब 5%, 320 से ऊपर है तो हम जी एच का फॉर्मूला यही ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके, अज्यूमिंग फॉर द डेप्थ, अब डेप्थ के लिए हम क्या करेंगे, डेप्थ के लिए वो एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ जी इज इक्वल टू 4/3π GR, ये फॉर्मूला है। कैसे आया ये फॉर्मूला, बेसिकली ये है कि हमें पता है Gm/r² होता है ना, जी इज इक्वल टू Gm/r², ठीक है। तो इसका एक और, इसको अब मेरे को डेंसिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जी मास अपॉन, जैसे r² है, ठीक है, इसको मैं नीचे और ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो नीचे क्या आ गया, Gmr/r³ आ गया, ठीक है। अब मैं 4/3π से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, 4/3π 4/3π 4/3π, तो ये 4/3π और m, ये क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, तो क्या हो गया 4/3πg डेंसिटी इंटू आर, ये देखिए 4/3πg डेंसिटी इंटू आर, ये होता है। तो एक और फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला याद करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस फॉर्मूले को याद कर लिया। अब इनर स्फीयर के अंदर, अब अगर मेरे को पता है डेंसिटी, यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, Gm/r², सिंपल, जी का फॉर्मूला ये है, लेकिन अंदर क्या फॉर्मूला है, अंदर क्या फॉर्मूला है, अंदर ये हो जाएगा Gm'/r², ये जो है मतलब ये अगर मेरे को इस वाले सर्कल पे यहाँ पे मैं निकालना है तो ये क्या, ये r हो गया, और इस पूरे का मास कितना हो गया, कैपिटल M', ठीक है। तो फिर इधर फॉर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रेविटेशन, सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करना चालू करूँ तो बेसिकली इसको, अगर तेरे को अभी के लिए एक काम कर, जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला कि अनसाइड में, तो ग्रेविटी एट द डेप्थ इज इक्वल टू G × 1 - d/r, बस ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। उसमें क्या हमने क्या रखा था, ग्रेविटी एट हाइट इज इक्वल टू G × 1 - 2h/r, ये हमने याद रखा था। ग्रेविटी एट डेप्थ इज इक्वल टू G × 1 - d/r, बस ये याद रखना, ये दो फॉर्मूले वैलिड है किसी भी डेप्थ के ऊपर ये यूज होगा, ओके। अगर इसने बोला कि फॉर एनी शेप अगर इन्होंने बोला, ठीक है, क्या है, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, किसी शेप के ऊपर, अगर अर्थ का शेप जो है अगर ऐसा है, इसकी जगह ऐसा हो जाए तो क्या होगा, तो बेसिकली अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के ऊपर क्या ग्रेविटी होगी, तो हम अभी इसको निकाल के देखते हैं, जैसे ये ऐसे, तो क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस मान ले कुछ है, ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस है, मेरे को इस और पॉइंट और इस पॉइंट पे निकालना है, ओके। तो यहाँ पर जी क्या होगा, Gm/r², बेसिकली Gm/r² होगा, ये वाला डिस्टेंस, अच्छा। और फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी Gm/r² होगा, ठीक है, लेकिन इस बार क्या होगा, इधर r1 है, इधर r2 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे Gm/r², यहाँ पे Gm/r², तो अब देख ये, तो बेसिकली g जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r के, जैसे जैसे r बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ये r बढ़ गया, r2 जो है वो बड़ा हुआ है ना, r2 इतना लंबा है और ये r1 छोटा है, तो जितना ज़्यादा r2 उतना कम g, तो बेसिकली यहाँ पर जो G2 है, यहाँ पे G1 है, G2, तो G1 जो होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू G2, क्यों, क्योंकि r जो है यहाँ पर वो बड़ा हुआ है, देख पोल के ऊपर यहाँ पर ज़्यादा होता है, G पोल इज़ ग्रेटर देन G इक्वेटर, ठीक है।
ये रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब रोटेशन ऑफ द नेट फोर्स ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल्स टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। देख अब इसको एक काम करना, जस्ट रिमेंबर क्या है ये फॉर्मूला। रोटेशन की वजह से अगर जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस एल्फा, ठीक है, ये बेसिकली फॉर्मूला कॉस स्क्वायर एल्फा, ये फॉर्मूला है, ठीक है। ओके, अब तू बोलेगी ओमेगा क्या है? ओमेगा है इसकी रोटेशनल वेलोसिटी, ये रोटेशनल वेलोसिटी आ गई तेरी, इसे रोटेशनल वेलोसिटी। और कॉस एल्फा, एल्फा है किस एंगल पे इसको रखा हुआ है, मतलब कहाँ पर है। अब जैसे तू यहाँ पर है तो एल्फा की वैल्यू, एल्फा बेसिकली जैसे ये है, ये पॉइंट, अगर तूने यहाँ पर खड़े हो तुम तो ये एल्फा है, ठीक है। अगर यहाँ खड़े हो तो ये पूरा एल्फा है, और अगर यहाँ खड़े हो तो ये ऐसे एल्फा है। फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर है तो बेसिकली अगर कोई यहाँ पर खड़ा है तो फिर ये वाला पार्ट एल्फा है। अब जैसे अगर कोई पोल पे खड़ा है तो ये पूरा जो एंगल होगा वो एल्फा हो जाएगा, ये वाला। और अगर कोई इक्वेटर पे खड़ा है यहाँ पर तो क्या होगा, एल्फा की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, एल्फा नहीं लैम्डा सॉरी, ठीक है। तो फॉर्मूला ये वाला यूज़ करना है, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ तो अपने को यहाँ समझ जाएंगे कि क्या, कि अगर लैम्डा अगर 90 डिग्री होगा, यहाँ पर होगा लैम्डा की वैल्यू, अगर कोई पोल पे खड़ा है तो लैम्डा 90 कॉस 90 डिग्री जीरो होता है, तो ये पूरी टर्म जीरो होगी। तो जी डैश जो होगा यहाँ पर, जी डैश जो होगा वो जी होगा, और यहाँ पर होगा इस वाले पॉइंट पे, तो फिर क्या होगा, लैम्डा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, कॉस जीरो वन होता है, तो इसमें पुट करके आंसर निकालना बस, बेसिकली सिंपल सा है, ठीक है। इसको ज़्यादा याद वो करने की ज़रूरत नहीं है, डीप में कुछ नहीं, बस फॉर्मूला याद रखना और पुट करना आना चाहिए बस। एडिशनल वेटलेसनेस और कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस ऑफ द अर्थ। वेटलेसनेस कब होगा, वेटलेसनेस कब होगा, किस वाले केस में। वेटलेसनेस होने के लिए भाई तुम्हें क्या चाहिए, बेसिकली क्या चाहिए कि व्हेन एपरेंट बॉडी ऑफ द वेट इज जीरो, एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ इज कैलकुलेटेड बाय एम जी डैश इज इक्वल्स टू, ओके, मतलब जी डैश इज इक्वल्स टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। ये अब बोला कि अगर ये ज़ीरो हो जाए, बेसिकली ये ज़ीरो हो जाए, है ना, वेटलेसनेस होगा। इसका मतलब क्या है, वेटलेसनेस के अंदर जो ग्रेविटी फोर्स है वो एम जी जो होता है, बेसिकली ये जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को, ये वाली जो इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है कहाँ गई, ये वाली, इसको m से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, एम जी फोर्स आ जाएगा, नेट फोर्स इसके ऊपर, ठीक है। वेटलेसनेस के अंदर क्या होगा, मतलब ये जैसे ये ऐसे ये बॉडी है, तो ये अर्थ है, ठीक है। अगर ये इतना तेज़ घूम रही है कि क्या होगा, ये उठ जाए, बेसिकली उठ जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं वेटलेसनेस। तो ये उठेगी कब, जब उठेगी तो बेसिकली फ्री वो हो जाएगा। तो बेसिकली इस वाली इक्वेशन के अंदर इसको ज़ीरो करना है, इसको जैसे ज़ीरो किया तो एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो इसको इक्वेट करिए, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ऐसे मतलब इसको जब करेगी तो ओमेगा की वैल्यू कॉस लैम्डा अंडर रूट जी माइनस आई। तो अगर इक्वेटर पर रखा है तो लैम्डा की वैल्यू ज़ीरो, तो ये हो जाएगा, तो इसके अंदर वैल्यू पुट करेगी तो इक्वेटर पर बैठे हो तो ऐसा हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 1.25 इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकंड। ये इफ़ अर्थ विल रोटेट एट 17 टाइम्स द प्रेजेंट स्पीड ऑफ द एंगुलर स्पीड, मतलब अभी जिस स्पीड से अर्थ घूम रही है, जिस स्पीड से अभी अर्थ घूम रही है 24 घंटे में एक बार घूमती है ना, अगर ये 17 टाइम ज़्यादा, मतलब इसकी स्पीड 17 टाइम ज़्यादा कर देना, ठीक है, तो फिर क्या होगा, बेसिकली जो भी ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर वो उड़ जाएगा उसके ऊपर से, ठीक है, वो उसको बोलते हैं बॉडी लेइंग इन द इक्वेटर। यहाँ पर जो इक्वेटर पर जो बॉडी रखी होगी वो उड़ जाएगी। द पीरियड ऑफ द अर्थ रोटेशन इन दैट केस, मतलब जैसे 24 घंटे में अगर वो अर्थ घूमती थी, अगर 1.4, अब उसको कैलकुलेट करेंगे ना तो 1.4 आवर्स में अर्थ जब घूमेगी पूरा एक चक्कर निकाल देगी, दिन रात पूरा 1.4 घंटे में हो जाएगा, तब हर बॉडी उड़ जाएगी उसके ऊपर से। ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये सारे के सारे गोल्डन की पॉइंट्स है, मैंने जितने भी बताए सारे इंपॉर्टेंट है। जी की वैल्यू, जी कैसे प्रोपोर्शनल है अप टू 5% तक, ठीक है, आर कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, ये सारी चीज़ें तुम्हें जी स्मॉल इसके हाइट के लिए, डेप्थ के लिए, सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। इसी के बेसिस पर फॉर्मूले क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है।